नमो नमः मित्राणी, वेलकम टू जीवन उत्सव सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ। हमारी पहली पेशकश है किस्से मेरे अनुभवों के। दीज आर पर्सनल एक्सपीरियंसेस ऑफ किशन जी शर्मा, who was with Vivid Bharati for 27 years, and he is going to share these in conversation with शुभांगी रायलू। So आइए इसका आनंद लीजिए। नमस्कार, मैं हूं शुभांगी रायलू। सिनेमा से लेकर राजनीति तक कई नामी गरामी शख्सियात को जिन्हें सिर्फ आपने पर्दे पर या सुर्खियों में देखा है, उनके अनसुने किस्सों को लेकर एक नायाब सीरीज किस्से मेरे अनुभवों के, क्योंकि किस्से सुनाए नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। आज हम सब बात करेंगे उस जादुई आवाज़ की जिसे हम सब प्यार से आशा ताई कहते हैं, आशा भोसले जी। बेशक आशा ताई ने 1 महीने पहले हमसे रुखसती ली हो और आज वो हमारे बीच नहीं, लेकिन उनकी यादें, उनकी मखमली आवाज़ ताउम्र हमारे वजूद का सरमाया बनकर हमारे साथ रहेगी। उसी दौर की कुछ अनसुनी यादों के लिए हमारे साथ आज है आकाशवाणी की जानी मानी आवाज़ आदरणीय किशन शर्मा जी। किशन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपके पॉडकास्ट देखने और सुनने वालों को भी नमस्कार जी। किशन जी, आज आपके साथ यहाँ होना मानो यादों के समंदर के साथ बैठना है जी। तो चलिए मैं वहीं से शुरुआत करना चाहूँगी जी कि आशा ताई के साथ जो आपकी पहली मुलाकात रही जी, तो वो सबसे पहली याद आपके जहन में कौन सी रोशन है? शुभांगी जी, ऐसा है, मुलाकात बड़ी अजीब थी जी। मैं जब आकाशवाणी में लगा तो विविध भारती के मुख्य थे पंडित नरेंद्र शर्मा जी। जी। वो मुझे जानते थे पहले से, क्योंकि हम दोनों खुर्जा शहर के थे जी। तो उन्होंने मुझे एक संगीत के शौक़ को देखते हुए उस समय एक कार्यक्रम दिया जो गैर फिल्मी गीतों का होता था जी। उसमें विभिन्न कंपनियों द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड, आकाशवाणी द्वारा रिकॉर्ड बनाए गए और आकाशवाणी द्वारा रिकॉर्ड किए हुए गाने, 3 तरह के गाने वो प्रसार गीत कहलाते थे, उनको शामिल किया जाता था। तो पंडित नरेंद्र शर्मा जी ने कहा कि ये प्रोग्राम तू ले ले। तो मैं तरह तरह के गाने सुनता रहता था और चुन चुन के उनमें से गीत बजाता था। उस समय तलत महमूद साहब, पंकज मलिक साहब, जगमोहन साहब, केसी डे साहब, KL सहगल साहब, हेमंत कुमार, मन्ना डे, मोहम्मद रफ़ी साहब बाद में आए। और एक गीत मेरे दिमाग में उस समय बैठ गया जी। गीत कितने गा चुकी हूँ इस सुखी जब के लिए जी। आज रोने दो मुझे पल एक अपने भी लिए। मुझे वो गीत बहुत पसंद आया। नाम देखा गायिका का, आशा भोसले। गीतकार संगीतकार के नाम रिकॉर्ड में नहीं होते थे जी। तो मैंने मालूम किया कंपनी से कि भाई इसके गीतकार कौन है, संगीतकार कौन है। तो मालूम पड़ा रिकॉर्ड के दोनों तरफ जो 2 गीत है वो दोनों पंडित भरत व्यास जी के लिखे हुए थे जी। और बहुत मशहूर उस समय के संगीत निर्देशक थे पंडित निखिल घोष जी। उनकी संगीत रचना थी। तो मैं दोनों गीत, दूसरा था अम्बुआ की डाली बोले काली कोयलिया जी। आजा सजनवा हमार, तो मैं एक एक दिन एक एक रिकॉर्ड बजाता रहा। बाकी और गाने, लेकिन महिला सिंगर में आशा भोसले जी। तो वो चलता रहा। और एक उस समय मेरे लेख चलते थे अखबारों में, पत्रिकाओं में भी। तो मैंने एक लेख लिखा, आशा एक
आशाएं अनेक। क्या बात है। तो वो पता नहीं कैसे लिख गया। थोड़े दिन में एक पोस्ट कार्ड मुझे मिला, हाथ से लिखा हुआ, आशा जी, उसमें नीचे आशा भोसले साइन। क्या बात। मैं देखता रह गया, इतनी तारीफ की कि उन्होंने मेरे लेख की। अब वो बीच में उन्होंने टेलीफोन किया आकाशवाणी को कि भाई ये गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम जो करता है ये कौन है। तो नाम नहीं बोलता था अनाउंसर का उस समय, जी और ड्यूटी ऑफिसर ने भी कह दिया जी नाम हम नहीं बता सकते। जी। तो वो पीछे लगी रही लोगों के मालूम करूँ ये कौन है। बार बार मैं उनके गाने बजा रहा था, तारीफ करता था गानों की। एक दिन उस्ताद शकूर खां साहब, मशहूर सारंगी वादक, और उस्ताद सुल्तान खां साहब जी। वो स्टूडियो में आए और आकर बोले शर्मा साहब मुबारक हो, देखिए आपसे मिलने के लिए कौन आया है। तो मैंने देखा, बोले मशहूर गुलकारा आशा भोसले। क्या बात है। मैं तो खड़ा हो गया एकदम। बिल्कुल एकदम आशा भोसले जी को सही सामने है, देखा सही। तो मैंने हाथ जोड़ दिए। बोले तुम ये प्रोग्राम करते हो? मैं तो सोचते थे कोई ज़्यादा उम्र का आदमी होगा, तुम तो एकदम नौजवान लड़के हो। मैं जी अभी लगा हूँ आकाशवाणी में। अच्छा करते हो, कभी बॉम्बे आओ तो मेरे घर आना मिलना। और ये कह के वो चली गई। उसके बाद कई बार मुलाकातें हुई, बातें हुई, और ये पहली मुलाकात जो है बस वो इतनी थी कि वो मुझे नहीं जानती थी, मैं उन्हें नहीं जानता था, लेकिन हम दोनों एक दूसरे को आवाज़ से पहचानते थे। बड़ा खूबसूरत इत्तेफाक था। जी जी। तो फिर उसके बाद जो आपका प्रभु कुंज जाना रहा, जी। तो वहाँ पर सबसे पहली बार आप लता दीदी के पास गए या आशा जी के पास गए? नहीं, मैं चूँकि आशा जी बोल के गई थी कि जब भी बॉम्बे आओ मुझसे मिलना, जी जी। तो मैं पहली बार जब गया तब मुझे मालूम नहीं था कि लता जी वहाँ रहती हैं। अच्छा। इन्होंने कहा था कि प्रभु कुंज में आ जाना। तो नीचे चौकीदार को मैंने बताया आशा भोसले से मिलना है। क्यों? मैंने कहा भाई उन्हें बताइए आकाशवाणी विविध भारती से किशन शर्मा। अच्छा विविध भारती से आए हो, जाओ। तो मैं ऊपर गया, उनके घर की घंटी बजाई, तो एक लड़की आई, क्या है? मैंने कहा आशा जी हैं। क्या काम है? उन्होंने बोलो किशन शर्मा आए। तो अंदर से आवाज़ आई किशन जी आए, आने दो। क्या बात है। ये अजीब एक स्वागत था जो कभी फिल्म वाले करते नहीं। बिल्कुल नहीं। मैं अंदर गया तो सामने खड़ी थी। अच्छा। बड़ा अच्छा हुआ तुम्हारा, मैं तुम्हें तुम बोलूँगी। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल बोलिए, आप मेरे से बड़ी हैं। बिल्कुल। तो बैठाया, चाय वाय पिलाई, फिर बात करती रही दुनिया भर की, संगीत की बातें ज़्यादा हो। जी। और तब बातचीत में मालूम पड़ा कि लता जी बाजू में ही रहती हैं, पूरा परिवार वही रहता है। तो मैंने कहा उनसे मैं मिल सकता हूँ क्या? बोल चल, लेके गई वहाँ। तो लता जी नहीं थी, मीना मंगेशकर जी, उषा मंगेशकर जी, हृदयनाथ मंगेशकर जी, ये लोग थे। अच्छा। तो मीना जी को देखा, क्या कलाकृतियाँ बनाती थी। जी जी। उषा जी इतनी अच्छी पेंटिंग करती थी। बिल्कुल। और हृदयनाथ जी, उनके पैर में पोलियो होने की वजह से चलने में थोड़ा लड़खड़ाते थे, जी जी। लेकिन संगीत के विद्वान। जी। सबसे मुलाकात हुई। हाँ हाँ। तो उषा जी ने मुझे कहा कल तुम 4 बजे आ जाओ। तो लता जी से मैं मिला। अच्छा। मैंने कहा अच्छा हो गया, मैं चला गया। दूसरे दिन 4 बजे मैं पहुंचा तो लता जी बाहर से दौड़ती हुई सी चली आ रही थी घर में। किसी रिकॉर्डिंग से आ रही थी। जी। तो अंदर आई, मैंने नमस्ते किया। आकाशवाणी से। रेडियो वाले के लिए मुझे टाइम चाहना पड़ता है। कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। और आके बिल्कुल वहीं सोफे में मेरे साथ बैठ गई, खूब बातें की संगीत की। बोले मैं रेडियो पे सुनती हूँ, नाम तो नहीं आते लेकिन सुनती रहती हूँ, संगीत की जानकारी तुम्हारी बहुत अच्छी है, धन्यवाद। ये यहाँ से परिवार से परिचय शुरू हुआ।
और फिर प्रभु कुंज जाने के सिलसिले शुरू फिर तो शुरू हो गए। फिर तो कभी कभी ये लोग फ़ोन करके भी बुलाते थे कि किशन जी आइए ना, भैया, लता जी बाद में भैया बोलने लगी थी, अच्छा, भैया आओ मैं चाय पीने के लिए। क्या बात है। लेकिन हम लोग संगीत के अलावा कुछ और बात नहीं करते थे। अच्छा, और मैं कभी कभी गीतों की जानकारी उनसे लेता था, ये गीत में ये ऐसा क्या है, इस गीत में ये सांस किसने जी उस बनाया? जमाने में तो कोई टेलीफोन या जी, सोशल जी। मीडिया टाइप तो ऐसा कुछ था नहीं। मोबाइल तो थे ही नहीं, जी जी तो उनके लैंडलाइन फ़ोन पे करता था मैं फ़ोन। जी जी जी, और कमाल ये था कि लता जी खुद फ़ोन उठाती थी, कोई दूसरा नहीं। बहुत बड़ी बात। हालो कहती ही समझ में आता था। जी जी। तो ऐसे फिर मुलाकातें शुरू हो गई। किशन जी, जी यूँ तो हम आशा जी को किसी भी मंच पर देखते हैं तो हंसती मुस्कुराती खिलखिलाती दिखती है, जी। लेकिन असलियत में ऐसे भी सुना जाता है कि वो बहुत ज़्यादा चिढ़ती थी, नाराज़ हो जाती थी। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? आशा जी नाराज़ हो जाती थी, ये सही है, लेकिन वो स्पष्ट वक्ता थी। जो कुछ कहना है वो मुंह पर कह दिया और फिर भूल गए, इसलिए मुस्कुराती थी। वो कुछ भी बोल के डांट भी लगाएंगे, उसके बाद मुस्कुरा देंगे, क्योंकि उनके मन में कुछ नहीं रहता था। जी ये उनकी बहुत बड़ी खासियत थी। पूरे परिवार में शायद सबसे बड़ी स्पष्ट वक्ता आशा भोसले रही। जी, वो बेबाक है और इसलिए वो सर्वाइव कर पाई। जी जी जी। किशन दा, मुझे याद है आपने एक बार आशा दी के बेबाकी का बड़ा एक मज़ेदार किस्सा बताया था, वो क्या है, वो ज़रा सुना दीजिए। कई किस्से हैं, लेकिन उसमें से एक ज़रूर मैं सुनाना चाहूँगा। मुंबई में एक क्लब का कार्यक्रम था जी। और एक 5 स्टार होटल में रखा गया था। उसमें आशा जी के जो पारिवारिक डॉक्टर थे जी। वो सदस्य थे। अच्छा। तो सबने उनसे कहा होगा कि भाई आशा जी को बुलाओ चीफ गेस्ट। अच्छा। तो उन्होंने आशा जी से कहा कि भाई आपको मुख्य अतिथि आना है। तो बोले हाँ ठीक है, आप मेरे डॉक्टर हो परिवार के तो आऊँगी। खयाम साहब भी उस प्रोग्राम में शामिल थे। तो आशा जी और खयाम साहब दोनों बैठे थे। उनको मंच पर बुलाया गया, दो दो शब्द दोनों ने बोल दिए। उसके बाद डॉक्टर साहब माइक पर आए। ज़्यादातर डॉक्टर्स ही थे उस क्लब में। और डॉक्टर साहब ने कहा, आशा जी आपसे एक प्रार्थना है कि आप कृपया एक गीत सुना दीजिए। आशा जी ने देखा तो बोले मैं ऐसे गीत नहीं गाती। अब सबको अजीब लगा और डॉक्टर साहब का तो चेहरा उतर गया। फैमिली डॉक्टर। फैमिली डॉक्टर। तो बोले 2 लाइन तो गा दीजिए। आशा जी देखिए बेबाक जिसको कहते हैं, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मैं नहीं गाऊंगी, माने नहीं गाऊंगी। अच्छा। एक चीज़ बताइए, आप मेरे फैमिली डॉक्टर हैं, मैं आपको घर पे खाना खाने के लिए बुलाऊं और फिर उसके बाद कहूँ कि डॉक्टर साहब एक ऑपरेशन कर दीजिए तो आप करेंगे क्या? सही बात है। सब खामोश हो गए एकदम। डॉक्टर साहब तो मर गए। अब मेरे सामने मुसीबत ये कि मैं संचालन कर रहा हूं। मैं संचालन कर रहे थे उस संचालन प्रोग्राम कर रहा था। अच्छा अच्छा। तो मैं सिचुएशन को कैसे संभालूं? जी। और खयाम साहब मस्त मुस्कुरा रहे हैं देखते हुए। मैं माइक पर गया और मैंने कहा, आशा जी आप गाना नहीं गाएंगे मत गाइए, लेकिन सुनना तो पड़ेगा। मेरे पास एक से एक अच्छे गायक बैठे हुई हैं, डॉक्टर्स की वाइफ्स। मैं उनको एक एक करके आपके सामने पेश करता हूँ और वो आपके गाने गाएंगे। ये तो आशा जी के लिए पनिशमेंट हो गया।
तो मैंने बुलाना शुरू किया। मुझे मालूम था कि उनमें से एक भी लेडी गाती नहीं है, लेकिन मुझे कुछ करना था। जी। एक लेडी ने स्थाई और अंतरा गाया एक गाने का, दूसरे से गवाया तो आशा जी बोली ये पनिशमेंट हमें क्यों दिया जा रहा है, सही तो है, सही। क्योंकि सुर कहीं के कहीं, गाना कहीं का कहीं। तो मैंने कहा आशा जी अभी तो कुछ नहीं है, ये तो जरा से 2 नमूने हैं, अभी तो 10 और लेडीज हैं, और फिर भी आपका मन नहीं भरे तो अंत में मैं बैठा हूँ, मैं गाऊंगा। और मैं इस चीज़ के लिए मशहूर हूँ कि मैं गाया कि सब लोग घर चले जाते हैं। तो आशा जी खड़ी हो गई हाथ जोड़ के, बस करो बस करो बस करो, मैं गाना गा देती हूँ। अच्छा, तो आखिर में आपने गवाया? तो नहीं, गा देती हूँ। मैंने कहा ऐसे ही नहीं, मैं आपको एक कारण बताता हूँ। स्वामी हरिदास जी इतने महान संगीतज्ञ गुरु, वो कभी ऐसे ही कहने से गाना नहीं गाते थे। जी। जब उनकी इच्छा होगी तब गाएंगे। अब तानसेन जी और वगैरह बाकी सब जितने भी शिष्य थे, उनकी इच्छा रहती कि गुरुदेव कभी तो गाए। गुरुदेव अंदर बैठे हैं कुटिया में, ये लोग राग गुनगुना रहे हैं। तो तानसेन जी ने एक खेल खेला, बोले अपन सब आज ये राग गाएंगे और बेसुरा गाएंगे। तो सारे शिष्यों ने अलग अलग सुर लगाने शुरू कर दिए। थोड़ी देर में गुरु जी गुस्से में भरे हुए बाहर निकले, नालायको, ये राग ऐसे गाया जाता है, तुमको मैंने ये सिखाया? सब चुप बैठे। लाओ तानपुरा लाओ, पहले तानपुरा मिलाओ। तानपुरा मिलाया गया, जानबूझ के उन लोगों ने अलग सुर रखे थे, और फिर गुरु जी ने गाना शुरू किया। सारे शिष्य खुश हो गए, क्योंकि उन्हें वही तो चाहिए था, गुरु जी से सुनना था। मैं भी वही चीज ला रहा हूं कि मैं आपके सामने आपके ही गीतों को बुरी तरह पेश करवा के आपको इस तरह उकसा रहा हूं कि आप फाइनली आके कहें कि भाई मैं गा देती हूँ। तो बोले किशन जी बहुत फिरकी लेते हो सबकी, एक दिन मौका मिलने दो, आपकी ऐसी फिरकी लूंगी कि आप भी याद करोगे। अच्छा। लेकिन ठीक है, मैं गाना गा देती हूँ। खय्याम साहब यहाँ बैठे हैं, तो खय्याम साहब का ही कंपोजिशन गा देती हूँ। अच्छा। तो उन्होंने दिल चीज क्या है का, उमराव जान, हाँ, थोड़ा सा गाया। उसके बाद मैंने कहा आशा जी आपने गाया, बड़ी मेहरबानी। लोग तो खुश हो गए, लेकिन मैं खय्याम साहब को भी गवाना चाहता हूँ। तो खय्याम साहब देखते रहे ऐसे। मैं खय्याम साहब बोले हाँ खय्याम साहब गाएंगे। तो खय्याम साहब बोले भाई देखिए, मैं तो शुरू में सिंगर जरूर था, लेकिन अब गाने का स्टाइल रहा नहीं, फिर भी आशा जी साथ देंगी तो मैं गाता हूँ। अच्छा। तो आशा जी के लिए दूसरा मौका गाने का, वो सुबह कभी तो आएगी, वो गाने की उन्होंने लाइन गाई, तो आशा जी ने साथ में गाया। सारे लोग इतने खुश हो गए, और आशा जी जाते जाते जितने गुलदस्ते वहाँ रखे थे वो सब उठा के मेरे हवाले कर दिए, ये सब तुम्हारे लिए। क्या बात है। ये ऐसी उनकी बेबाकी, और फिर मेरी जरा सी गुस्ताखी वो चाहती तो मेरे पे भी नाराज हो सकती थी, भाई बिल्कुल बिल्कुल। तुम कौन होते हो बोलने वाले। जी लेकिन कुछ ऐसे ढंग से पेश किया जी जी। कि वो हम मान गए, और ऐसा 2-3 बार हो चुका था। अच्छा। सुर सिंगार संसद के एक प्रोग्राम में भी मैंने उनको गवाया था। तो ब्रिज नारायण जी उसके मुखिया थे, और वो हम दोनों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन था। स्टेज माने किशन शर्मा,
और स्टेज के नीचे माने ब्रिजनारायण जी। अच्छा। वो स्टेज के बीच में कुछ नहीं बोलेंगे, मैं बाहर के लिए कुछ नहीं बोलूँगा। वो किसको कहाँ बैठाना है, किसको मुख्य अतिथि बनना है वो जाने, स्टेज पे मैं क्या करूँगा वो मैं जानूँ। वो मुखिया होके भी कभी ये नहीं कहते थे ये कर लो, भाई कि वो किशन जी देखेंगे। जी। तो वहाँ सर्वश्रेष्ठ गीत शास्त्रीय संगीत पर आधारित उसका सुर श्रृंगार संसद द्वारा पुरस्कार दिया जाता था। अच्छा। और बड़े बड़े गीतकार, संगीतकार, गायक उस पुरस्कार के लिए लालायित रहते थे उस समय। जी। सुर श्रृंगार संसद का पुरस्कार। एक वर्ष ऐसा आया कि हृदयनाथ मंगेशकर जी का संगीतबद्ध किया हुआ गीत आशा भोसले जी का गाया हुआ, उसे सर्वश्रेष्ठ गीत का पुरस्कार मिला। अच्छा। पुरस्कार लेने दोनों आए। ये ब्रिजनारायण जी की तारीफ थी कि जिसका पुरस्कार है वो खुद लेने आएगा तो ही पुरस्कार देंगे, कोई सही और बात है। आया तो नहीं देंगे। वो अक्खड़ मिजाज थे। बिल्कुल। तो दोनों आए। तो मैंने वहाँ कहा कि भाई आशा जी, हम ये पुरस्कार दे रहे हैं, लेकिन चूंकि ये गाना मराठी का है तो आवश्यक नहीं है कि हर श्रोता को मालूम हो। तो मैं चाहूँगा कि उसका ज़रा सा नमूना पेश कर दें आप। मैं तो ऐसा नहीं गाती, फिर शुरू। उनका वही स्टाइल, वही। आप पुरस्कार दे रहे हैं कि सजा दे रहे हैं? अरे बाप रे। हमारा ऐसा क्या गुनाह है? मैंने कहा एक गुनाह नहीं है आशा जी, गुनाहों की लिस्ट है। आप इतना अच्छा गाती हैं, आपका भाई इतना अच्छा कंपोजिशन करता है, आप शब्दों के जाल में उनको उलझा वाह। देते थे। आप सारे पुरस्कार ले जाती हैं, ये गुनाह कम है? भाई वो म्यूजिक डायरेक्टर को बुलाओ। अच्छा। इधरनाथ में बैठे थे, मुझे वो गाना याद नहीं रहेगा तो मैं क्या सुनाऊंगी, उसको बुलाओ, वो साथ में गाएगा। तो दोनों भाई बहन ने अच्छा। खड़े होके मराठी गीत गाया। मैंने इसलिए गवाया मैंने कि अगर हिंदी गाना होता तो हर आदमी को मालूम था, जाहिर है। मराठी गाना है तो जो लोग नहीं सुने उन्हें भी समझ में आ जाए। बिल्कुल। तो वो गाना मैंने करवाया। ऐसे कई मौके आए थे जब लता जी या आशा जी को मैंने ज़बरदस्ती गवा दिया। बहुत बहुत बढ़िया। और मुझे तो आज भी यूँ लगता है कि आपने जैसे एक इत्तेफाक कहा था कि वो दोनों भी एक ही दिन, एक ही रविवार, एक ही तारीख सब चुन के गए हैं। हो सकता है आज भी ऊपर में इन दोनों की जुगलबंदी चलती हो। बिल्कुल चल रही होगी। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे याद आता है आशा जी व्यक्ति और गायिका कैसे? गायिका, मैं आपसे पूछने वाली थी यही बात। दो अलग अलग चित्र हैं। जी जी। व्यक्ति तो ये हो गई चिड़चिड़ी, एकदम मुंह फट बोलने वाली, जी जी। लेकिन मुस्कुराने वाली। वो किसी का बुरा भी बोलेंगी तो मुस्कुरा के बोलेंगी। गायिका के रूप में सब लोगों के अपने अपने विचार हो सकते हैं। शुभांगी जी, आपने खुद आशा जी के साथ प्रोग्राम किया है जी, सौभाग्य आपने रहा। आशा जी के गाए हुए गीतों के प्रोग्राम सैकड़ों किए हैं। जी। आशा जी गायिका के रूप में सबके सामने अलग अलग चित्र रख सकती है। ये मेरे अपने विचार हैं, ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग उन्हें माने। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए कि गायिकाओं में आप सर्वश्रेष्ठ किसे मानते हैं, आमतौर से लोग कहेंगे लता मंगेशकर, जी। लेकिन मैं कहूँगा आशा भोसले। उसका कारण है सर्वश्रेष्ठ लिखे हुए गीत, सर्वश्रेष्ठ गीतकारों के लिखे हुए गीत, सर्वश्रेष्ठ बनाई हुई धुनें,
सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों पे फिल्माए हुए गीत, वो तो सब लता जी को मिल गए। बिल्कुल बिल्कुल। जो बच गए वो गीत बचते थे शमशाद बेगम, गीता दत्त, सुधा मल्होत्रा, जी आशा भोसले। अब इनमें भी 4 में बचते थे, तो जो बिल्कुल बचे खुचे हैं बिल्कुल वो आशा जी को मिले। जी आशा जी हर तरह के गीत को इतने परफेक्शन से गाती थी। ये नहीं कि ये गाना निचले स्तर का है, ये डांस का गाना है, ये कैबरे है, ये पता नहीं क्या शब्द है। वो डूब कर उसको भी सर्वश्रेष्ठ गीत के रूप में प्रस्तुत करती थी। बिल्कुल उसके वजह से हर गीत उभर कर सामने आता था। इसमें कोई शक नहीं कि शुरुआत आशा भोसले जी को ओ.पी. नैयर साहब ने करवाई। जी आज भी इतने बरस बीत गए, लेकिन आइए मेहरबां लोगों के दिमाग में छाया हुआ है। जी वो गाने वाली आशा भोसले, जब उनका स्तर बढ़ने लगा और वो वाकई ए ग्रेड गायिकाओं में आने लगी, तो फिर उनकी गायकी भी उतनी ही संवरती गई। जी लेकिन डूबकर गाना, सुर में गाना, दिल से गाना, ये हर गीत में रहा। बिल्कुल। आशा जी के बारे में हम ये कह सकते हैं कि जो गीत मिला, अगर आज की भाषा में हम बात करें तो हर गीत को चार्ट बस्टर बना। यस यस यस। तो वो उस तरह की गायिका होने की वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि चाहे कैसा भी गीत हो, अब दर्दीला गीत देखिए, अब के बरस भेज भैया को बाबुल, सावन में लीजो बुलाए, मास्टरपीस। क्या दर्द है। जी और वहीं रात अकेली है, बुझ गए दिए, ये भी है। तड़क भड़क भी है, हेलन जी के गाने भी हैं, वो सब हैं। जी लेकिन आशा भोसले ने हर गीत को ए ग्रेड बनाकर गाया। बिल्कुल इसलिए मेरी नज़रों में वो वास्तव में सर्वश्रेष्ठ गायिका थी, है और रहेंगी। क्या बात है, बहुत बढ़िया आपने बात कही है। मुझे एक बात पूछनी थी कि आपका प्रभु कुंज पर जाना आना लगा रहता था और हमेशा दुनिया जो है वो इन दो बहनों की प्रतिस्पर्धाओं के बारे में बात करती है। तो आपने उनके बीच की केमिस्ट्री कैसे महसूस की? क्या कभी ऐसी तंगदिली आपको नजर आई? देखिए, लोग कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जो हकीकत है वो ये है कि संगीत के क्षेत्र में वो दोनों एक दूसरे की प्रतिस्पर्धी थी। उसमें एक दूसरे को काटना या नीचे दिखाना, उसमें कोई गलत नहीं था। लेकिन वास्तविक जीवन में तो दोनों बहनें थी ना। अब इससे ज़्यादा प्यार की मिसाल क्या हो सकती है कि आशा जी जब प्रेम विवाह करके चली गई पूरे घर वालों से लड़के, जब उनका जीवन काफ़ी मुश्किल हो गया और पति का घर छोड़ के वो आने लगी, तो वापस कहाँ आई? अपनी बहन के ही घर आई। दूसरे, एक अजीब चीज़ थी, घर में आजू बाजू दोनों रहते थे, लेकिन अंदर से भी एक रास्ता था दूसरे घर में जाने का। और लता जी कभी खाली समय में उनके बाल बना रही हैं, कभी वो कुछ बना के खिला रही हैं। ये प्यार मैंने देखा। हृदयनाथ मंगेशकर एकमात्र भाई उनके थे, उनके प्रति चारों बहनों का बहुत प्रेम था। आशा जी के और लता जी के इससे बड़े प्रेम की मैं कोई मिसाल नहीं दे सकता कि दोनों का जन्म सितंबर महीने में ही हुआ। हाँ। लता जी 28 को, आशा जी 8 को, लेकिन सितंबर महीना। दोनों ने 92वें साल में 92 अपने जीवन यात्रा समाप्त की। दोनों ने अंतिम सांस ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में ली। बिल्कुल। दोनों ने जाने के लिए रविवार का दिन चुना
बहुत सारे कोइंसिडेंस। और दोनों का अंतिम संस्कार मुंबई के शिवाजी पार्क में हुआ। इससे ज़्यादा बड़ी मिसाल क्या हो सकती है दोनों के प्रेम की। बिल्कुल। ये इनका भी बनाया हुआ नहीं था, ये ईश्वर का दिया हुआ ऐसा संविधान आ गया कि दोनों का प्रेम, दोनों का एक परिवार होना वो सामने दिख रही थी। बिल्कुल बिल्कुल। किशन जी, आशा दी ने तो 12,000 से अधिक गीत गाए, तमाम भाषाओं में गाए, जी जी। और आपने न जाने कितने गीत उनके सुनाए भी होंगे लोगों को, लेकिन आपके दिल को छूने वाला गीत, आपका बहुत पसंदीदा गीत कौन सा है? मुश्किल सवाल है। देखिए, हर तरह के गीतों में एक अलग गीत सर्वश्रेष्ठ है, जी। लेकिन जो गीत मेरे यहाँ बैठा हुआ है वो जरा अलग है। एक गाना था जिसे एस बिहारी साहब ने लिखा था, चैन से हमको कभी आपने जीने ना दिया, जहर भी चाहा अगर पीना तो पीने ना दिया। तो ये गीत अगर आप सुनवा देंगी तो बहुत अच्छा होगा। ज़रूर सुना देंगे। और ये आशा तय की गायकी की पराकाष्ठा है कि जो गीत पर्दे पर नहीं गया वो इतना लोकप्रिय हुआ Yes. और उसे फिल्म फेयर का अवार्ड भी मिला। यस। कितनी बड़ी बात है। तो किशन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें एक बार फिर आशा जी के दौर में लेकर गए और इतना खूबसूरत खजाना आपने यहाँ पर साझा किया। धन्यवाद। और हम दर्शकों को भी ये ज़रूर बताना चाहेंगे कि जैसे कि अभी किशन दा ने थोड़ी देर पहले कहा था कि आशा कभी मरती नहीं, आशा कहीं जाती नहीं, तो मैं इतना ही कहूँगी कि मुझे समझने के लिए बस इतनी सी बात काफ़ी है, मैं उसका आईना हूँ जिसका नाम आशा है। वाह 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 वाह। तो आशा करते हैं आपको हमारी ये आशा का एपिसोड ज़रूर पसंद आया होगा। आप आगे भी हमारे साथ यूं ही जुड़े रहेंगे। अगली बार और एक नई शख्सियत के साथ हम आपसे गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए और गुनगुनाते रहिए इस गीत को। खुदा हाफिज़। चैन से हमको कभी